गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 11th में इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत है। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। आपने ये जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चयन किया है उसके बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि गुप्ता है। मैं रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापिका हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। मेरे द्वारा ही आपको हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स की कक्षाएं ली जाएंगी। आपको पता ही है ये सब्जेक्ट कॉमर्स और आर्ट्स दोनों हैं, दोनों में ही पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के दूसरे शब्दों में हम कहें तो आगे चलकर आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस सब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे, उनसे आपकी आगे चलकर जीके तैयार होने वाली है। और आपको पता ही है, चाहे जनसंख्या से संबंधित टॉपिक हो, चाहे बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक हो, चाहे नेशनल इनकम, चाहे आपकी मूल्य स्तर, व्यापार, कितने ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, उद्योग है, कृषि है, जिसके अंतर्गत आपको आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक्स के माध्यम से कम्प्लीटली जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तैयार हो जाएंगे, और फिर आपको केवल आंकड़ों को ही याद करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ आपका जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको तैयार कराया जाता है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। मैं आपको परिचित कराना चाहूँगी कि आपके द्वारा क्लास 11th के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपके क्लास 11th इकोनॉमिक्स की जो है, इसके अंतर्गत 2 पार्ट के अंदर अध्ययन किया जाता है। पहला पार्ट आपका सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी दूसरे शब्दों में स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो अपने आप में सांख्यिकी संख्याओं का सब्जेक्ट है। सांख्यिकी जैसे सब्जेक्ट जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, उसका अर्थशास्त्र में क्यों अध्ययन किया जाता है? एक बात बताइए आप, क्या आपके द्वारा कोई भी सूचना जो कही जाती है कब इफेक्टिव होती है? जब आप कहते हो भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या जब आप कहते हो कि भारत की वर्तमान 2011 की जनगणना के आधार पर 121 करोड़ जनसंख्या पाई गई है, कौन सी इफेक्टिव बात है? 121 करोड़, ये क्या आपने दिए? आंकड़े सूचनाएं जो अंकों में व्यक्त है, वो किसने बताई है? सांख्यिकी ने। आप ये कहते हो भारत में निर्धनता का अनुपात बहुत अधिक है, पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक है, या अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन एक बात हम कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भारत में टोटल जनसंख्या का 21% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रहती है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस समस्या को कि आज भी भारत के 1/5 भाग जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रहती है। तो आंकड़ों के माध्यम से अपने इकोनॉमिक्स को जब पढ़ा जाता है तो वो बहुत ही अधिक इफेक्टिव बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है, और वो सब्जेक्ट आपका सांख्यिकी कहलाता है। यहाँ सांख्यिकी के अंतर्गत आपको फर्स्ट चैप्टर परिचय से संबंधित पढ़ने को मिलेगा। परिचय के अंतर्गत आप अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र को के जनक कौन है, अर्थशास्त्र की बेसिक आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का आपस में क्या संबंध है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं, ऐसी बहुत सारी बेसिक बातों से परिचय कराया जाएगा फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण करना बताया जाएगा। आंकड़ों का संग्रहण कहते किसे हैं?
आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है, आंकड़ों के संग्रहण के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, किन विधियों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें सांख्यिकी की प्रथम अवस्था जिसे आंकड़ों का संग्रहण कहते हैं में समझाई जाएगी। थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आंकड़ों का संगठन। जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं वो आंकड़े बिखरे हुए होते हैं। जैसे आप एक थैले के अंदर जो भी सामान दिख रहा है उसको भरते जा रहे हैं, तो वो थैले के अंदर ऐसा, जब आप उस थैले को खाली करोगे तो सब सामान बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कचरा है। यदि आप उस सामान को संगठित करते हैं, जैसे लोहे के डिब्बे एक तरफ रख दिए आपने, प्लास्टिक के डिब्बे एक तरफ रख दिए, या कॉपियां हैं वो एक तरफ रख दी, या और भी अन्य सामान है, दालें हैं तो दालों को एक साइड में रख दिया, या आपके कॉस्मेटिक आइटम है तो उसको साइड में रख दिया, तो वो सब क्या हो जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसका, और उससे वो क्या दिखने लगेगा, प्रॉपर वे में रखा हुआ सामान दिखने लगेगा। वो जो चीज़ मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ उसमें प्रयुक्त शब्दावलियाँ, ये संगठन, ये वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या शब्दों का प्रयोग होता है, डिटेल में हमारे द्वारा आंकड़ों के संगठन थर्ड चैप्टर में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपकी अवस्था जाएगी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जो आपके फोर्थ चैप्टर में पढ़ा जाएगा। प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटाज। प्रेजेंटेशन 3 तरीके से होते हैं, एक वर्णन के माध्यम से किया जाता है, एक तालिका के माध्यम से किया जाता है, इसे सारणियन मेथड कहते हैं, और एक चित्र के माध्यम से किया जाता है, इसे चित्रात्मक मेथड कहते हैं। इन तीनों ही मेथड के अलग अलग जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब का अध्ययन आपके द्वारा फोर्थ चैप्टर में किया जाएगा। एक चौथी अवस्था होती है सांख्यिकी की, जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। एनालिसिस के अंतर्गत संग्रहित किए गए आंकड़े जिनका हमने वर्गीकरण किया था और जिन्हें हमने तालिका और चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था, विश्लेषण के माध्यम से हम गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हुए उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमारे 4 चैप्टर दिए हुए हैं बुक में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फिफ्थ चैप्टर आपका, जिसमें समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक का अध्ययन आपके द्वारा किया जाएगा डिटेल के अंदर। फिर परिक्षेपण के माप, जिसमें आपके चतुर्थक के साथ गुणांक, फिर माध्य विचलन, प्रमाप विचलन जैसे टॉपिकों का अध्ययन किया जाएगा, गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा। 7 चैप्टर में आपके सहसंबंध, जिसे कोरिलेशन कहते हैं, 2 चरों के मध्य पाए जाने वाला संबंध, जिसको गणितीय विधि के माध्यम से कार्ल पियर्सन और रैंक मेथड दोनों के माध्यम से आपको समझना होगा या सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपकी 8वां चैप्टर सूचकांक, इंडेक्स नंबर जिसे आप कहते हैं। सूचकांक शब्द से आप परिचित हो, उपभोक्ता सूचकांक, मानव सूचकांक शब्द आपके परिचित है। यहाँ पर आप उसके गणितीय विधियों का प्रयोग करेंगे, कैसे सूचकांक की गणना की जाती है। नेक्स्ट, जैसे चैप्टर के अंदर जैसे एक निबंध को लिखते हुए आपके द्वारा उपसंहार लास्ट में दिया जाता है, जो निष्कर्ष होता है आपका, उसी तरह से इस पूरे सांख्यिकी की किताब का निष्कर्ष 5वीं अवस्था जो है सांख्यिकी विधियों के उपयोग से संबंधित होती है। अब मैं आपको आपकी दूसरी बुक से भी परिचित कराती हूँ, जो आपके द्वारा क्लास 11th में पढ़ी जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कोई नया शब्द नहीं है। अभी तक आपके द्वारा 10th क्लास तक बहुत कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा गया होगा। यहाँ आपको उससे और भी अधिक नए नए तरीकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने का मौका मिलेगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, उससे पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, जनसंख्या की स्थिति की दृष्टि से, आधारभूत संरचना की दृष्टि से, या और भी कोई अन्य तथ्य है तो उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया, देश का संविधान लागू हो गया, तो उस संविधान के लागू होने के बाद से लेकर 1990 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखो। फर्स्ट चैप्टर आपके स्वतंत्रता की पूर्व संध्या,
1947 से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रहेगा। सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के संदर्भ में रहेगी। और थर्ड चैप्टर आपका आर्थिक सुधार जो 1991 में लागू किए गए थे, उसके बाद से वर्तमान तक की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी पढ़ने को मिलेगी। ये जो आर्थिक सुधार हुए थे, ये सारे टॉपिक, ये तीनों टॉपिक मुख्य रूप से, चाहे आप भारत की अर्थव्यवस्था लो, चाहे अमेरिका की लो, चाहे चाइना की लो, चाहे अफ्रीका जैसे अल्प विकसित देशों की लो, किसी भी अर्थव्यवस्था को उठाकर देखोगे तो उसमें कुछ टॉपिक होते हैं जिनके आधार पर अध्ययन किया जाता है। पहला टॉपिक कृषि होता है, दूसरा उद्योग होता है, तीसरा व्यापार होता है, चौथा आधारित संरचना होता है और पांचवा जनसंख्या की स्थिति होती है। इसके अलावा मानव पूंजी है या बेसिकली और कोई टॉपिक है वो अलग बात होती है, लेकिन 5 टॉपिकों के आधार पर प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक टाइम पीरियड का अध्ययन किया जाता है। जैसे 1947, 1950, 90, 1991 से वर्तमान तक। अब ये जो तीसरा आर्थिक सुधार लागू हुए थे, इसके अंतर्गत भारत में जो आर्थिक सुधार लागू हुए थे, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के लागू हुए थे। पढ़े हुए शब्द हैं, यहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में निर्धनता, आपको पता ही है। निर्धन कहते किसे हैं, निर्धन कौन होते हैं, निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है, भारत के संदर्भ में निर्धनता के संदर्भ में सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनाकर इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके अलावा कई और चीज़ें, तथ्य आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे टॉपिक में। नेक्स्ट आपका भारत में मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी शब्द से आप परिचित हो। जब मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का निवेश किया जाता है तो मानव एक संसाधन बन जाता है और उसकी उत्पादन क्षमताएं बढ़ जाती हैं। यहाँ आप भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत बहुत सारे नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ग्रामीण विकास, भारत गाँव का देश है। यहाँ की आज भी 55% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बहुत सारी आधारभूत सुविधाएं वहाँ डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पर अभी भी विकास बाकी है। ग्रामीण विविधीकरण, बागवानी है, कृषि प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बागवानी है या आपके मत्स्य पालन है या अन्य कई उद्योग हैं जिसकी सहायता से वहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, शिक्षा पहुँचाई जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण विकास के संदर्भ में टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट रोजगार समृद्धि और अनौपचारिकरण आदि, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। रोजगार की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति, रोजगार के प्रकार, श्रमिकों के प्रकार, बहुत सारे अन्य तथ्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना, किसी भी इमारत के खड़े होने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। नींव कहते हैं आधारभूत संरचना को। यदि बेस मजबूत होता है तो इमारत ऊंचाइयां छू लेती है। एक अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर बढ़ रही है, उस अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा मजबूत होना चाहिए। यह आधारभूत ढांचा 2 भागों में बढ़ता है, एक आर्थिक, एक सामाजिक। आर्थिक आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आपके ऊर्जा, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, ये सारे टॉपिक आते हैं, इनका डेवलपमेंट आता है। और जब आप सामाजिक आधारभूत संरचना पढ़ते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रहने की अच्छी व्यवस्था, इन्हें शामिल किया जाता है। यदि ये सारा ढांचा मजबूत है तो वो अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है। भारत के संदर्भ में आधारिक संरचना इन तीनों टाइम पीरियड के अंतर्गत आपके द्वारा अध्ययन की जाएगी इसमें डिटेल में। नेक्स्ट आपके टॉपिक है पर्यावरण और दारणीय विकास। आपके चारों ओर फैला हुआ जैविक और अजैविक तत्वों का मिश्रण ही पर्यावरण कहलाता है। उनके अंतर्गत आपकी अंतःक्रिया ही पर्यावरण में सम्मिलित होती है। दारणीय विकास, दारणीय विकास आपका पढ़ा हुआ शब्द है, इसे सतत या संतत विकास भी कहते हैं। जब हम प्रकृति के साथ मित्रता निभाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं तो उसे दारणीय विकास कहते हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक डिटेल में आपको अध्ययन करने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, जिनमें चीन और पाकिस्तान मुख्य रूप से हैं,
जो भारत के समानांतर ही स्वतंत्र हुए थे, उनमें कितना विकास हुआ है भारत के साथ साथ, उसका कंपैरिजन करते हुए आपके द्वारा इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे प्रत्येक क्रियाएं सेवा क्षेत्र से संबंधित हो, सभी के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। ये आपकी बुक है जो 11वीं क्लास में आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली है। इसका सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।